अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है गिल्वानोमीटर। तो मैंने कुछ पॉइंट्स और डायग्राम आपके लिए पहले बना दिए कि वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट रहे। तो आज का आपका गिल्वानोमीटर टॉपिक है। गिल्वानोमीटर क्या है? गिल्वानोमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। गिल्वानोमीटर इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू डिटेक्ट दिस प्रेजेंस ऑफ करंट। ये आपका एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जो करंट की डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है कि अगर आपकी सर्किट में से करंट पास हुई है या नहीं। आपकी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी ये डिटेक्ट कर लेता है। ये सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, एमीटर भी यूज़ होता है करंट की डिटेक्शन के लिए, करंट की मेजरमेंट के लिए। लेकिन गैल्वानोमीटर क्या करता है, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को, उसकी डिटेक्शन एंड पैसेज ऑफ करंट को सर्किट में डिटेक्ट करता है। तो ये उसकी डेफिनेशन है। मैंने उसके शॉर्ट पॉइंट्स लिखे हैं, आप इसको कह सकते हैं कंप्लीट उसकी डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू डिटेक्ट द पैसेज ऑफ करंट थ्रू द सर्किट। तो ये डेफिनेशन हो गई। फिर आगे आता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि जब भी आपकी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाएगी तो उसके ऊपर टॉर्क एक्ट करेगा। व्हेन अ कॉइल इज प्लेस्ड between the magnet then the torque act on it। तो टॉर्क को है उसके ऊपर एक्ट करेगा और वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा और वहाँ से आप डिटेक्शन कर लेंगे कि यहाँ करंट प्रेजेंट है या नहीं है। तो यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है जो मैं इसको लिख लेता हूँ कि टॉर्क इज इक्वल टू NI/BA कॉस ऑफ अल्फा। ये आया था और यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। अब ये देखें डायग्राम में, कंस्ट्रक्शन में इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है। कंस्ट्रक्शन में जो मेन पार्ट है वो आप मैंने इधर लिख दी हैं। सबसे पहले आपका यू शेप मैग्नेट जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये देखें यू शेप मैग्नेट जिसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और ये एक यू शेप में है। तो ये आपको ये फर्स्ट पॉइंट है, यू शेप मैग्नेट नज़र आ रहा है, यू शेप मैग्नेट। सेकेंड है आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल। तो आपको ये रेक्टेंगल शेप की ये कॉइल नज़र आ रही है जिसको मैंने सी से रिप्रेजेंट किया है। उसके आगे मैं इसको साथ साथ लिखते जाता हूँ, ये देखें ये सी। उसके बाद है सस्पेंशन वायर। तो ये सस्पेंशन वायर जो है उसको एफ से रिप्रेजेंट किया गया है, जो आपको ये नज़र आ रही है, ये सस्पेंडेड वायर है, सस्पेंशन वायर है एफ, जिसके साथ आपने कॉइल भी और सिलेंडर भी अटैच किया है, मिरर भी अटैच किया है, स्पायरल भी अटैच किया। उसके बाद आता है स्पायरल। स्पायरल आपको ये नज़र आ रहा है जिसको ई से रिप्रेजेंट किया गया है, जो रोटेट करता है। जैसे कॉइल में टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो ये स्प्रिंग रोटेशन करेगा और ये रीस्टोरिंग टॉर्क जो उसमें स्टोर होगा वो उसको दोबारा रोटेट करवाएगा, ये काम इसका है। उसके आगे है आयरन सिलेंडर। आयरन सिलेंडर ये डी है। एक मिनट अजान हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ आपको हम पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि आपका आयरन सिलेंडर जो है ये डी है, जो ये पड़ा हुआ डी से आपको रिप्रेजेंट इसको किया गया। और उसके ऊपर ये आपको कॉइल नज़र आ रही है, रेक्टेंगुलर शेप कॉइल, रेक्टेंगुलर शेप कॉइल सी। अब इसके ऊपर आपको ये मिरर नज़र आ रहा है जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया मिरर एम। इसका काम क्या है, ये डिफ्लेक्शन एंगल फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। ये टॉपिक के आगे आपको बताया जाएगा ये किस तरह यूज़ किया जाएगा। ये सस्पेंडेड सस्पेंशन आपकी वायर है और ये उसका एक एंड मैंने फिक्स पोजीशन ओ के साथ और एक ओ डैश के साथ अटैच कर दिया। तो ये उसकी कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद यू शेप जो मैग्नेट है, ये जो आपको यू शेप मैग्नेट उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल नज़र आ रहा है, इसकी जो शेप होती है अंदर से ये कनकेव शेप होती है। ये नॉर्थ पोल ऐसे और ये साउथ पोल इस तरह, ये कनकेव शेप की, ये आपको कनकेव शेप नज़र आ रही है अंदर से। ये कनकेव शेप क्यों रखी जाती है? कनकेव शेप इसलिए रखी जाती है कि आप जब कॉइल को इसके दरमियान में रखें तो ये कॉइल के ये उसके मैग्नेट के पोल्स के दरमियान जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको रेडिकल और स्ट्रॉन्ग बना दें। तो ये रीज़न है क्यों हम इसको कनकेव शेप बनाते हैं। ये एक एमसीक्यूज आता है, रेडिकल एंड स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए, फील्ड को रेडिकल एंड स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए हम उसको कनकेव शेप रखते हैं कि उसके दरमियान आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे। इसके आगे चलते हैं। अब इसकी वर्किंग क्या है, वर्किंग कैसे करेगा, तो नेक्स्ट स्लाइडिंग इसकी आ जाएगी।
वर्किंग। अब वर्किंग में हम इसको क्या एक्सप्लेन करेंगे, जब आपने एक कॉइल को, रेक्टेंगल कॉइल को इसके दरमियान में रख दिया है, तो आपको जैसे पिछले टॉपिक में इसका फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल, आपने देखा था उसके नीचे और ऊपर फोर्स नहीं लगती, उसकी एक साइड पे F1 और एक F2 दो फोर्सेस लगती हैं जिनकी मैग्नीट्यूड इक्वल होती है और अपोजिट होती है, यानी टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस मेक अ कपल, तो वो कपल बनाती हैं जिसकी वजह से आपका टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ ये कॉइल रोटेट करेगी टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस की वजह से जो एक ही बॉडी के ऊपर लग रही हैं, और ये आपकी कपल बनाएंगी जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। और ये इसकी आगे आप एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें क्या होगा, ये आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। फाइटिंग लिख लेता हूँ, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसकी इक्वल है, ये आपको ये देखें, NI/BA कॉज ऑफ अल्फ़ा, और यहाँ ये जो अल्फ़ा है वो आपका 0 डिग्री है, तो ये मैक्सिमम टॉर्क आ जाएगा NI/BA। जब एंगल आपका 90 डिग्री हो तब तो वो 0 हो जाएगा, cos 90 0, और टॉर्क भी आपका 0 के केस में आपका मैक्सिमम होता है। अब होना क्या है, ये देखिए, जब टॉर्क उसके ऊपर एक्ट करेगा, जैसे ये कॉइल है, इसको मैंने अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो टॉर्क जब एक्ट हुआ, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, तो इसने इस कॉइल को ऐसे रोटेट कर दिया। जब ये कॉइल ऐसे रोटेट करेगी तो साथ ही साथ ये नीचे जो आपने स्पायरल लगाया हुआ, स्पायरल ई, तो ये भी इस कॉइल के अंदर भी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो वो टॉर्क इस स्प्रिंग के अंदर, आपका जो सॉफ्ट स्प्रिंग है इसके अंदर ये टॉर्क स्टोर हो जाएगा, और जैसे ही वो फोर्स टॉर्क रिमूव किया जाएगा तो ये दोबारा उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर, जैसे ये घूमकर अगर इधर चले गया तो ये दोबारा रीस्टोरिंग टॉर्क की वजह से वापस आने की कोशिश करेगा। तो जो वो टॉर्क जो इसमें रीस्टोरिंग टॉर्क होगा वो कितना होगा, उसको हम रीस्टोरिंग टॉर्क, उसको मैं कह सकता हूँ कि आपका वो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के, कि जितनी उसमें डिफ्लेक्शन हुई, यानी ट्विस्ट करके जितना वो आगे गया, तो ये टॉर्क आपका डिफ्लेक्टिंग एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। जब इसको प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट लगाया, यहाँ C लगाया, ये जो आपका C आया है, इस C को कहते हैं टॉर्शनल और ट्विस्टिंग कांस्टेंट, इसको बोला जाता है टॉर्शनल और ट्विस्टिंग कांस्टेंट C। तो आपके पास एक इक्वेशन ये आ गई टॉर्क की, और एक आपके पास ये आ गई। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करें तो ये आपके पास इक्वेशन बनती है, ये भी टॉर्क है, ये भी टॉर्क, यानी आप लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है, राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो ये आ जाएगा NI/BA इक्वल टू C थीटा। तो यहाँ आपका I इधर है, BAN I के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, और इधर थीटा को साइड पे लिखते हैं। ये मैंने क्यों साइड पे लिखा, ये देखें, ये जो C/BAN है, ये सारे का सारा आपका क्या है, कांस्टेंट है। C आपका वैसे देखें ट्विस्टिंग और टॉर्शनल कांस्टेंट है। इसमें ये देखें मैग्नेटिक फील्ड आपने जो दिया है यहाँ से, ये देखें नॉर्थ से साउथ की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा। एरिया ऑफ द कॉइल वो भी चेंज नहीं होना, नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ द कॉइल वो भी चेंज नहीं होने। तो ये सारा फैक्टर क्या है, आपका कांस्टेंट है। तो चेंज क्या होना है, आई का आप कह सकते हैं यहाँ पे आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसकी है, थीटा के, यानी उतना ही आपका करंट पैदा होगा जितना आपका डिफ्लेक्टिंग एंगल होगा। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू थीटा आ गया। यहाँ फिर आपने अगर आप डिफ्लेक्टिंग एंगल मेजर कर लें, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मेजर कर लें, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी करंट कितनी आएगी जो गैल्वानोमीटर मेजर कर लेगा। तो अब आपने ये थीटा कैसे मेजर करना है वो देखें, उसके लिए मैं कुछ रेज कर लेता हूँ ऊपर से।
अब ये देखें, इस थीटा को मेजर करने के लिए आप हाइडिंग नेक्स्ट देंगे, हाउ यू कैन मेजर दी डिफ्लेक्टिंग एंगल। तो उसके लिए दो मेथड है, एक है लैम्प एंड स्केल अरेंजमेंट। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने ये मिरर यूज़ होगा, आप इसका फंक्शन आपको पता चलेगा कि मिरर किस लिए लगाया गया है। तो मिरर इसलिए लगाया गया है, आपने क्या करना है, एक आपने रॉड लिया, ये आपने अरेंजमेंट कैसे करनी है, इसके ऊपर यहाँ आपने लगा दिया है स्केल, ये आपका स्केल है जो आपने मिरर से 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा है, और यहाँ से आपकी एक लाइट जाएगी, बीम ऑफ लाइट, जो जाकर इस मिरर से टकराएगी, और टकराने के बाद आपकी स्केल के ऊपर पड़ रही होगी जो आपने 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखा है। अब होना क्या, जैसे लाइट इस मिरर के साथ टकरा कर इधर एक स्पॉट बना रही होगी स्केल के ऊपर, जब इस एंगल में, इस कॉइल में ट्विस्ट पैदा होगा तो ये मिरर भी तो साथ मूव करेगा इस कॉइल के साथ, क्योंकि ये दोनों अटैच हैं एक दूसरे के साथ। जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो मिरर भी रोटेट करेगा, और आपकी जो लाइट इधर लैंप से जाएगी, ये मिरर से टकरा कर रिफ्लेक्ट बैक करके जो आपका पहले स्पॉट बन रहा था वहाँ नहीं आप जाएगी, क्योंकि मिरर मूव करके तो आपका कुछ और पॉइंट बनेगा। तो आप उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस नोट करके आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस मेथड के ज़रिए आप ये थीटा फाइंड आउट कर लेंगे, और जब थीटा आपके पास आ जाएगा तो आपके पास करंट भी आ जाएगी। और एक ये मेथड है, और दूसरा मेथड है आपका पिवोटेड मेथड। पिवोटेड गिल्वानोमीटर भी इसको कह सकते हैं, या पिवोटेड मेथड भी कह सकते हैं। इसको वेस्टर्न टाइप गिल्वानोमीटर भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम वेस्टर्न टाइप गिल्वानोमीटर भी है। पिवोटेड गिल्वानोमीटर और वेस्टर्न टाइप गिल्वानोमीटर, इसके दो नाम हैं, तो ये दोनों आपको याद होने चाहिए। इसमें अब आपने क्या करना है, इसमें ये करना है आपने, इसमें आपकी जो एक कॉइल है, वो आपकी कॉइल दो स्प्रिंग के साथ अटैच है। इसमें दो स्प्रिंग अटैच है, एक अपर स्प्रिंग आपको नज़र आ रहा है और एक लोअर स्प्रिंग नज़र आ रहा है। कॉइल आपकी इसके सेंटर में इधर होती है, इसके साथ एक आपकी एल्यूमिनियम की पिवोटेड नीडल टाइप होती है, जो परमानेंट, इधर आपका एक परमानेंट एल्यूमिनियम मैग्नेट होता है, और इसके ऊपर स्केल लगा होता है, परमानेंट मैग्नेट के ऊपर एक स्केल लगा होता है। ये जो एल्यूमिनियम की पिवोटेड नीडल है, ये इधर स्केल के ऊपर मूव करती है लेफ़्ट राइट, और जहाँ ये ठहरती है वहाँ आप रीडिंग नोट कर लेते हैं। जैसे ये कॉइल रोटेट करेगी तो ये पिवोटेड जो आपकी एल्यूमिनियम की है ये भी रोटेट करेगी स्केल के ऊपर, और स्केल के ऊपर डिफरेंट रीडिंग्स हैं, वहाँ से आपको थीटा मिल जाएगा, और जिससे आप करंट नोट कर सकते हैं। तो एक ये मेथड है, ये वेस्टर्न टाइप गिल्वानोमीटर। अब इसके बाद जो आगे चलते हैं, इसके बाद आता है ये शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। करंट सेंसिटिविटी ऑफ गिल्वानोमीटर। ये करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गिल्वानोमीटर क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मार्क कर लें। इसकी डेफिनेशन क्या है, ये है एंगुलर ट्विस्ट पर यूनिट करंट। एंगुलर ट्विस्ट पर यूनिट करंट इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गिल्वानोमीटर। अब इसको ये और किसकी इक्वल होता है, थीटा ओवर आई, और दूसरा BAN बैन ओवर, आप इसको कह सकते हैं C। तो ये इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए। करंट सेंस ये एंगुलर ट्विस्ट पर यूनिट करंट इज नोन एज सेंसिटिविटी, या आप इसको कह सकते हैं ये बैन ओवर C के इक्वल है। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन ये आ सकता है, हाउ यू कैन इंक्रीज दी
करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वानोमीटर। आप गैल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी को किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं? तो इस फॉर्मूले से ही आपको नज़र आ रहा है बी, ए और एन का, तीनों का सेंसिटिविटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। यानी अगर आप बी को, ए को और एन को, इन तीनों को अगर आप इंक्रीज़ कर दें, तीनों को या कोई किसी एक को भी, अगर आप बी को इंक्रीज़ करेंगे तब भी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, जब आप ए को इंक्रीज़ करेंगे तब भी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, जब आप एन को इंक्रीज़ करेंगे तब भी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। और फोर्थ मेथड कौन सा? अगर आप सी को कम कर दें तब भी आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि सी का सेंसिटिविटी के साथ इन्वर्स रिलेशन है। तो सी आप डिक्रीज़ करेंगे, बाय डिक्रीजिंग द सी यू कैन इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वानोमीटर। तो ये 4 मेथड है, बी को इंक्रीज़ करने से, ए को इंक्रीज़ करने से, एन को इंक्रीज़ करने से आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, जबकि सी को डिक्रीज़ करने से सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी। तो ये 4 मेथड है। इसके बाद जो आपको थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक के लास्ट से बनता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वो इस तरह आपको आ सकता है, स्टेबल और अनस्टेबल गैल्वानोमीटर में क्या डिफरेंस है? स्टेबल गैल्वानोमीटर का दूसरा नाम है, इसको आप कहते हैं डेड बीट गैल्वानोमीटर। इसको डेड बीट गैल्वानोमीटर और स्टेबल गैल्वानोमीटर कहते हैं। और ये आपका अनस्टेबल गैल्वानोमीटर है। तो इन दोनों में आप डिफरेंस क्या है? जैसे जब आपकी करंट गैल्वानोमीटर में से पास करेगी तो उसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी और आपकी नीडल जो है वो लेफ़्ट राइट मूव करेगी गैल्वानोमीटर के ऊपर। तो आपकी जो नीडल है, अगर आपकी जल्दी वो डिफ्लेक्शन के बाद वो रेस्ट पर आ जाए, जब करंट गुजर गया तो वो जल्दी रेस्ट पर आ जाए, तो आप उसको कह सकते हैं ये आपका डेड बीट गैल्वानोमीटर और स्टेबल गैल्वानोमीटर है। द गैल्वानोमीटर इन विच नीडल कम टू रेस्ट क्विकली after the passing through the current through the circuit. Such type of galvanometer is known as stable or dead beat galvanometer. लेकिन ऐसा गैल्वानोमीटर जिसमें आपकी करंट गुजर गई है लेकिन उसके बाद भी वो आपकी कॉइल या पिवोटेड जो नीडल है वो जल्दी रेस्ट पर ना आए, वो डिफ्लेक्शन करती रहे, तो वो अनस्टेबल गैल्वानोमीटर होगा, वो स्टेबल नहीं गैल्वानोमीटर होगा। अब इसमें होता क्या है, आप एक और आपको इसमें से जो चीज़ पूछी जा सकती है लास्ट पे टॉपिक के, जो आपको हाइडिंग दी गई है, वो एक हाइडिंग है आपकी कि आपने हाउ टू मेक अ गैल्वानोमीटर डेड बीट। आप किसी भी गैल्वानोमीटर को डेड बीट कैसे बनाते हैं? अब गैल्वानोमीटर के अंदर आपका एक मैग्नेट लगा होता है, जैसे करंट पास करती है आपका उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। आपने जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करंट पास किया, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से ईएमएफ भी पैदा होगा। और अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ, ये जो 2 लॉ हैं ये आपने आगे चैप्टर नंबर 15 में पढ़ने हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। इस पॉइंट का में भी आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहेगी, लेकिन जब आप चैप्टर नंबर 15 के ये 2 टॉपिक पढ़ लेंगे, फैराडेज लॉ एंड लेंज़ेस लॉ, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका जो ईएमएफ पैदा होगा वो उसको अपोज करेगा जिसने उसको पैदा किया, तो फिर वो आपकी कॉइल जो है वो रेस्ट पर जल्दी आ जाएगी। यानी आपका इंड्यूस ईएमएफ आपकी जो जिसने ईएमएफ को पैदा किया है उसको अपोज करेगा और आपकी कॉइल कम टू रेस्ट, देन द कॉइल कम टू रेस्ट वेरी क्विकली। तो ये फैराडेज लॉ लेंज़ेस लॉ पढ़ने के बाद ये आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ये था आपका टॉपिक।